प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम डीपी इंग्राल, लेक्चरर हिंदी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जाखवड़। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2 निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा लेकर उपस्थित हूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि थे इनको सूफी कहते थे। सूफी का अर्थ होता है सूफा, अर्थात चबूतरा। जो लोग मदीना की मस्जिद के सामने चबूतरे पर बैठते थे उनको सूफी कहा जाता था। सूफी काव्य प्रेम मार्गी शाखा को लाने वाले इन सूफियों में सबसे पहले नाम मुल्ला दाऊद का आता है। इन्होंने ही इस शाखा को, प्रेम मार्गी शाखा को हिंदी साहित्य में लाया। इसलिए ये हिंदी साहित्य में प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक हैं। इनके बाद प्रेम मार्गी साहित्य लिखने की एक परंपरा सी चल पड़ी और बहुत सारे कवियों ने प्रेम मार्गी कविताएं या साहित्य लिखा, जिनमें मलिक मोहम्मद जायसी, उत्तवन, मंजन, उस्मान, कासिम शाह, ख्वाजा अहमद इत्यादि कई नाम आते हैं। इन्हीं नामों में से एक नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी यह इस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्यारे बच्चों, प्रतिनिधि कवि वो होता है जो अपनी धारा को लेकर आगे बढ़ाता है, अर्थात सभी को रिप्रेजेंट करता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कहा जाता है कि जो जायस के रहने वाले थे, इनका एक कान और एक आंख नहीं थी। कहते हैं कि एक बार शेर शाह सूरी ने इन पर बहुत बड़ा मजाक किया था, जिसको लेकर इन्होंने प्रश्न किया था कि आप मुझ पर हंस रहे हो या मेरे बनाने वाले कुम्हार पर। कहते हैं कि इनके पास चाहे शारीरिक सुंदरता नहीं थी, परंतु मानसिक रूप से ये बहुत ही सुंदर थे। यही बात है कि इन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की। यह इनका बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसके 3 प्रमुख पात्र हैं, पद्मावत, नागमती और रत्नसेन। इसमें पद्मावत की कहानी है जो सिंह द्वीप, जिसे आज श्रीलंका कहते हैं, और दूसरी ओर रत्नसेन राजा, जो चित्तौड़ राजस्थान का राजा था। ये रत्नसेन जो है एक दिन हीरामन नाम तोते से पद्मावत के बारे में सुनता है और उनकी प्रशंसा सुनकर उनको पाने के लिए घर से निकल पड़ता है, और पूरी कथा यही चलती रहती है। अंत में शेर रत्नसेन जो है वो मर जाता है और पद्मावती और नागमती भी उसके वियोग में सती हो जाती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं।
इस शाखा की सबसे पहली विशेषता जो है वो है प्रेम को महत्व। दूसरी है निर्गुण ईश्वर। तीसरी है गुरु का महत्व। चौथी है मंडनात्मक प्रणाली। पांचवी है नारी का स्थान। गृह वर्णन। सातवीं है रहस्यवाद और आठवीं है कला पक्ष। सबसे पहले प्रेम को महत्व। जो सूफी कवि लव इज गॉड अर्थात प्रेम ही ईश्वर है के सिद्धांत को मानते हैं। इनका मानना है कि लौकिक प्रेम के द्वारा ही अलौकिक प्रेम को पाया जा सकता है। लौकिक प्रेम क्या है? ये दुनियादारी का प्यार प्रेम, और अलौकिक क्या है? उस परम सत्ता ईश्वर को पाने की चाह, जिसके लिए प्रेमी को रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इन्होंने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। निर्गुण ईश्वर। इनकी दूसरी विशेषता है कि ये ईश्वर को निराकार मानते हैं। इनका मानना है कि प्रेम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, परंतु प्रेम के रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करना पड़ता है। तीसरी है गुरु का महत्व। इन्होंने गुरु को बहुत बड़ा महत्व दिया है। इनका मानना है कि गुरु के माध्यम से ही उस अलौकिक ईश्वर या परमात्मा या भगवान या प्रेमिका तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए जैसी जी कहते हैं, गुरु सुआ जिहि पथ पंथ दिखाया, बिन गुरु जगत को सुना पाया। अर्थात सुआ होता है तोता, अर्थात वो कहता है कि रतन सेन को हीरामन नामक तोता ही गुरु के रूप में मिला था, जिसने उसे पद्मावत रूपी परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता पाया था। मंडनात्मक प्रणाली होता है मेथड, तरीका। इन्होंने अपनी कथा को मंडनात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचाया है। सूफी कवियों की जो खास विशेषता रही है कि इन्होंने कहीं भी किसी भी जगह किसी का भी खंडन या विरोध नहीं किया है। ये हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ लेकर चले हैं। इन्होंने कहीं भी हिंदुओं को बुरा भला नहीं कहा है और ना ही मुसलमानों को। इसलिए इन्होंने दोनों ही पक्षों में समानता लाने का प्रयास किया है। नारी का स्थान। प्रेमार्गी कवि नारी को बहुत महत्व देते हैं। इनकी नजरों में नारी ईश्वर का रूप है, जैसे हमने ऊपर ही बता दिया। इसलिए जैसी जी कहते हैं कि नारी एक नूर है जिसके बिना संसार सूना है। तो कुल मिलाकर ये नारी को बहुत ही महत्व देते हैं। व्रीहि वर्णन। प्रेमार्गी शाखा के कवियों का व्रीहि वर्णन पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने व्रीहि वर्णन का वर्णन करते हुए 12 मासा और 6 ऋतु परंपरा को अपनाया है। नागमती का व्रीहि वर्णन हिंदी साहित्य में बेजोड़ बन पाया है। जैसे जी कहते हैं
पियो सो कहियो संदेशड़ा ए बोरा ए काग सो धनी बिरहे जरी मुई तहकी दूंगा हम लाग। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि नागमती जो है वो रतन सेन के बिरहे में कैसे तड़प रही है। तो उसके बाद रहस्यवाद, प्रेम मार्ग की शाखा के कवियों का रहस्यवाद जो है वो भावात्मक है। इन्होंने पत्नी को परमात्मा और अपने आप को आत्मा माना है। पत्नी जहां प्रेमिका रूपी परमात्मा को पाने के लिए पति या आत्मा रूपी प्राणी को कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, यही सूफियों का रहस्यवाद है। कला पक्ष में सबसे पहले इन्होंने अवधी भाषा को अपनाया है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया बहुत बड़ा महाकाव्य है। दूसरी बात, इन्होंने मसनवी शैली और प्रतीकात्मक शैली को अपनाया है। मसनवी शैली में दो दो चरण होते हैं और अंत में तुकांत होता है, अर्थात अंत में जो उनको मिलाया जाता है। ये उर्दू की शैली है जिसका हिंदी में एक ही जगह सिर्फ जयसी के महाकाव्य पद्मावत या प्रेम मार्ग की शाखा में ही मिलता है। प्रतीकात्मक शैली में जब हम एक चीज को दूसरे के साथ तुलना करते हैं तो वह प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग होता है। जैसे पद्मावत आम लौकिक नारी है और दूसरे शब्दों में उसे परमात्मा का स्वरूप माना गया है, तो वहां पर कौन सी है, वो किसका प्रतीक माना गया है, परमात्मा का, भगवान का। तो इसलिए वो वहां पर प्रतीकात्मक शैली है। पद्मावत पूरा का पूरा प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। छंद जो है इन्होंने दोहा चौपाई छंद को अपनाया है। चौपाई, लेकिन कहीं कहीं कवित, सवेया, सोरठा, वर्बे इत्यादि छंदों का भी प्रयोग किया है। अलंकार के क्षेत्र में इन्होंने अतिशयोक्ति और समासोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक इत्यादि का भी प्रयोग किया है। रस, इन्होंने श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का वर्णन किया है, परंतु वियोग वर्णन जितना सजीव पद्मावत में या प्रेम मार्गी शाखा में मिल पाया है, इतना दुनिया में और किसी साहित्य में नहीं मिलता है। नागमती का विरह वर्णन या वियोग जो है वो चरम सीमा पर है। तो ये था प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद क्या है कृष्ण मार्गी शाखा की या राम मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं, ये देखेंगे ब्रेक के बाद। ओके, स्टे होम, स्टे फ्री। फिर